दुश्मनी इतनी करो कि जब कभी हम फिर मिलें तो दोस्ती की गुंजाइश रहे। कहिए वही जो कर सकते हैं। कितना कब गांधी बनना है और कितना कब भगत सिंह बनना है, ये फैसला एक नेता को खुद करना होगा। बातचीत हो रही है आप लोगों की? अब तो फिलहाल नहीं होती है। आइडियोलॉजिकल स्टेबिलिटी है, जो वैचारिक स्थायित्व है वो नहीं है। मतलब विलासिता प्रभावित कर रहा है आपको। ऐसे आपने कहा था कि एक आदर्श स्थापित करेंगे हम सरकारी सुविधाओं का त्याग करेंगे, लेकिन जैसे ही आपको वो व्यवस्था मिली तो खुद को रोक नहीं पाए। नमस्कार, ST न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत करने के लिए आसू के युवा नेता संजय कुमार मेहता हैं। परिचय के मोहताज नहीं है, कम समय में झारखंड की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाए हैं। लोकसभा का चुनाव आप लड़े, उस वक्त आप जयराम महतो की पार्टी से जुड़े हुए थे। उसके बाद फिर आपने किसी कारणवश पार्टी को छोड़ दिया, अलग राह पर चले। फिर आपको लगा कि नहीं, किसी का साथ होना जरूरी है, राहें आसान हो जाती है। फिर संजय मेहता आसू पार्टी का दामन थाम लेते हैं। इस अब तक के राजनीति सफर को कैसे देख रहे हैं आप? गौरी जी, HD न्यूज के तमाम दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार है। मैं एक करेक्शन करना चाहूंगा, और ये एक धारणा हो गई है इसलिए तमाम पत्रकार साथी भी कहते हैं। 24 दिसंबर 2021 की तारीख को झारखंड सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि भोजपुरी और मगही झारखंड की क्षेत्रीय भाषा होगी धनबाद और बोकारो के इलाके में। उसको ये दिया गया नियुक्ति की प्रक्रिया में। इस पर एक विरोध शुरू हुआ। 12-14 लोगों ने विरोध शुरू किया। 10 जनवरी 2022 को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर उसी विषय को लेकर के विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। अब आप कल्पना कीजिए कि एक आंदोलन की शुरुआत होती है। उस वक्त कोई ये नहीं जानता है कि वो भविष्य में पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर परिणत होगा। उस आंदोलन में भी हम लोग भी भाग लेते हैं। उसी आंदोलन में कई नेता निकल कर आए। उसी आंदोलन का नतीजा है जयराम महतो, उसी आंदोलन का नतीजा है संजय कुमार मेहता, जो कि इस वक्त मैं आगे बढ़ा रहा हूँ इस बात को। सॉरी, मेरा थोड़ा तबियत ठीक नहीं है। तो क्या हुआ कि उस वक्त कोई नहीं जानता था कि एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर ये परिणत हो जाएगा। जब हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। पार्टी उस वक्त नहीं बनी थी। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति एक संगठन था, और उस संगठन के समर्थित प्रत्याशी के तौर पर, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। तो ये कहना कि हमने JLKM पार्टी को छोड़ दिया, ये टेक्निकली रॉन्ग है, क्योंकि मैं JLKM पार्टी में कभी रहा ही नहीं। मैं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का केंद्रीय उपाध्यक्ष था। आम बोलचाल की भाषा में लोग यही समझ रहे थे कि जयराम महतो के समर्थन में संजय कुमार मेहता है। ये तो मैं सही बोल रही हूँ? उस वक्त उनके विचारधारा से आप झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति उस संगठन से थे, और उस संगठन के अध्यक्ष के तौर पर हम लोगों ने उनको चुना था। और आप जैसे चूंकि कह रहे हैं बार बार, तो मैं इसी बात को कहना चाहता हूँ कि कोई भी संगठन सामूहिकता के भाव से बनता है, व्यक्ति केंद्रित नहीं होना चाहिए। वहां पर सबको साथ लेकर चलने की भावना होनी चाहिए। तो आपने कहा कि आप अपना आगे राजनीतिक जीवन कैसे देखते हैं, सफर को कैसे देखते हैं। सफर बहुत कांटों भरा रहा, बहुत तरह की बातें हुई, लड़ाइयां हुई, बड़े बड़े दिग्गजों के साथ चुनावी मैदान में लड़े, कई दुश्मन भी बने, कई दोस्त भी बने। हाँ, बहुत कठिन डगर रहा, लेकिन बहुत कुछ सीखने वाला रहा। आप अभी कह रहे थे कि आसू पार्टी के साथ जो लोग भी जुड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं संघर्ष के रास्ते को चुन रहे हैं। संजय कुमार मेहता भी संघर्ष के रास्ते को चुने हैं, क्योंकि इस वक्त जो स्थिति आसू की बनी हुई, एक वक्त था जब आसू ने 10 विधायक दिए थे, लेकिन आज एक विधायक पर सिमट कर रह गया है। कैसे देख रहे हैं आसू का भविष्य? संजय कुमार मेहता खुद को कैसे देख रहे हैं यहाँ पर? देखिए गौरी जी, आपके दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ, पहली बात तो ये कि एक अगर 30 साल का नौजवान 30 साल की उम्र में इलेक्शन लड़ता है, विधानसभा का, लोकसभा का, आंदोलन करता है, केस मुकदमे झेलता है, पुलिस की लाठियां झेलता है, तमाम परेशानियों को झेलता है, मीडिया में ट्रोलिंग झेलता है, धमकियां झेलता है, सब कुछ झेलता है, तो इसके बाद उसके पास क्या बचता है कि अब कंफर्ट जोन को तलाशा था। बहुत परेशान हो गए। विकल्प भी था, रास्ते भी थे, और इतना तो कम से कम आप मान ही सकते हैं कि अगर चाहते तो चले जा सकते थे। इस बात को तो कोई भी स्वीकार कर सकता है। लेकिन एक गांव घर से निकला हुआ लड़का जो राजनीति में कदम रखता है, वो इस बात का फैसला करता है कि नहीं, कंफर्ट जोन में नहीं जाएंगे, सत्ता के गोद में नहीं जाएंगे, संघर्ष करेंगे झारखंड के लिए। तो हमने आसू का दामन थामा। हाँ, आसू आज चुनावी तौर पर थोड़ा कम परिणाम लेकर के आया है। पार्टी के कम विधायक हैं, एक विधायक हैं, एक सांसद हैं। ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि राजनीति में एक स्टैंडर्ड मान लिया गया, एक मानक, कितने आपके विधायक सांसद हैं, उसी के आधार पर आपकी ताकत नापी जाएगी, क्योंकि सत्ता का रास्ता उसी से तय होता है। तो ठीक है,
चुनावी राजनीति में थोड़ा वोट कम हासिल हुआ है, लेकिन अगर विचार के तौर पर कहेंगे तो आजसू पार्टी ने तो झारखंड को बनाया है। जब आप देखेंगे ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन की तर्ज पर जब ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन बना, फिर 2005 में आजसू पार्टी बन गया, तो एक बड़ा संघर्ष का सफर रहा है। और मुझे लगता है कि आज भी जो आजसू पार्टी में नेता हैं, चाहे डॉक्टर देवशरण भगत हों, सुदेश कुमार महतो जी हों, हसन अंसारी हों, प्रवीण प्रभाकर हों और तमाम लोग हैं सब झारखंड आंदोलनकारी लोग हैं और झारखंड आंदोलनकारियों की एक बड़ी फौज आजसू पार्टी के साथ है। और जो लोग भी झारखंड को बहुत भावनात्मक तौर पर लेते हैं, जिनसे कनेक्ट फील होता है जिनको झारखंड शब्द से, तो वैसे लोग झारखंड से जुड़ाव महसूस करते हैं। और इस बात को मान करके चलिए कि झारखंड का अगर कोई कल्याण करेगा तो आजसू पार्टी करेगी। लोग कहते हैं कि संजय मेहता चला गया इसलिए आजसू की तारीफ कर रहा है। मैंने वास्तव में बहुत कुछ सोचा समझा कि कौन लीडर ऐसा है जो बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के झारखंड के अंदर कुछ बड़ा मुकाम हासिल किया हो। मैंने बहुत नजर दौड़ाया, मैंने देखा कि सुदेश कुमार महतो जी सिल्ली के लगाम से आते हैं, लगाम उनका गांव है, और वो 25 साल में विधायक बन गए थे। उसके बाद वो गृह मंत्री बने, झारखंड के उप मुख्यमंत्री जब बने, वो पथ निर्माण मंत्री भी बने। मैंने सोचा कि गांव से एक निकला हुआ एक साधारण सा व्यक्ति, मैंने देखा कि उनके जीवन में वो अपने गांव में आजसू के ग्राम कमेटी के सचिव हुआ करते थे, फिर वो अपने प्रखंड के अध्यक्ष बने, फिर वो जिला स्तर की टीम में गए। तो एक व्यक्ति जो एकदम साधारण से घर से निकला हो और राज्य में उप मुख्यमंत्री बनता हो, सरकार चलाया हो, और उस दौर में जब ये सोशल मीडिया नहीं था, जब इस तरह की चीजें नहीं थी, तब उनकी लोकप्रियता थी और उन्होंने सत्ता चला करके दिखाया। फिर अपनी पार्टी को 25 साल से चला रहे हैं, तो कुछ तो काबिलियत होगी इस व्यक्ति में। तो मैंने सोचा कि मैं भी उन्हीं के करीब पाता हूँ खुद को। मैं भी साधारण घर से निकला, राजनीति के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, किसी तरीके से आंदोलनों में जाता था, फिर चुनाव लड़ा, ठीक है हार गया। तो मुझे लगा कि जिन लोगों ने सच में संघर्ष किया है, देखिए हेमंत सोरेन जी बेशक मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो दिशोम गुरु के बेटे हैं, इसलिए वो मुख्यमंत्री हैं। आज हमारी कल्पना में बहुत आगे निकल गई, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत काम करता है। मैं किसी की क्षमता पर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा हूँ कि भाई कि कोई अगर राजनीति का बेटा है तो उसको ये मौका नहीं मिलना चाहिए, बेशक मिलना चाहिए। लेकिन मेरा कहना ये है कि कमोबेश ये बात तो सही है कि सुदेश कुमार महतो जी साधारण पृष्ठभूमि से निकल करके इतनी बड़ी पार्टी को 25 सालों से चला रहे हैं, तो मुझे लगा कि संघर्ष का रास्ता चुनना चाहिए और फिर मैंने आजसू पार्टी का दामन थामा। अच्छा संजय जी, ये बताइए, अब जब आप ये राजनीति को करीब से देख रहे हैं, कई ऐसे आपके साथी हैं जो भाषा आंदोलन में आपके साथ रहे, आज वो विधायक बन गए हैं, आप समझ रहे होंगे हाँ। तो जयराम महतो इन दिनों जिस तरीके से चर्चा में अपने व्यवहार के कारण, अपने बोलचाल के कारण, जिस कंफर्ट की वो बात करते थे, आज उसको लेकर जिस तरीके से वो ट्रोल हो रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए मेरा कहना यही है, कहिए वही जो कर सकते हैं। मेरा कहना ये है कि अगर आप कोई मूल्य, कोई सिद्धांत, कोई आदर्श स्थापित करने की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, किया जाना चाहिए। राजनीति में लोग स्थापित करते हैं। वाजपेयी जी को बहुमत नहीं मिली, उन्होंने रिजाइन दे दिया था। जेपी हुए, लोहिया हुए, कर्पूरी ठाकुर हुए, तमाम लोगों ने बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए। मेरा कहना यही है कि अगर एग्रेशन को कैसे देखते हैं? जयराम महतो जब से विधायक बने हैं, विधानसभा पहुंचे हैं, एक अलग सा एग्रेशन आ गया है। लोग कहते हैं जो जिस अंदाज से वो अधिकारियों के साथ बात करते हैं, या जिस लॉ लश्कर नहीं लेने की बात थी, और फिर वो जिस तरीके से, चाहे घर की बात हो, गाड़ी की बात हो, जिस तरीके से वो ट्रोल हो रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए दो प्रश्न है आपका, पहला ट्रोलिंग का, दूसरा आपका कि वो एग्रेशन को सुविधा नहीं, हाँ, सुविधा लेने से इनकार कर रहे थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति एक गंभीरता का विषय है और गंभीरता की बुनियाद पर ही आप, चूंकि एक बहुत बड़े जनसमूह को आप जब कोई उम्मीद दिखाते हैं, तो चूंकि हम डेमोक्रेटिक व्यवस्था में हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में चीजें चलती हैं नीतियों से, और नीतियां तब आप बना पाएंगे, तब आप जनता के लिए काम कर पाएंगे जब आप थोड़ा गंभीर होंगे। हाँ, सस्ती लोकप्रियता के लिए हो सकता है कि कोई दूसरा रास्ता आदमी अपनाए, होना चाहिए, एग्रेशन भी होना चाहिए, लेकिन 24/7 एग्रेशन ही होना चाहिए, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कितना कब गांधी बनना है और कितना कब भगत सिंह बनना है, ये फैसला एक नेता को खुद करना होगा। अगर हमेशा भगत सिंह के मोड में है तो क्या होगा कि गांधी जो कह रहे हैं वो भूल जाएंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, आपने कहा कि
ऐशो आराम और तमाम तरह की चीजें। देखिए, जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं, राजनीतिक जीवन में होते हैं, तो कुछ जरूरतें तो होती हैं अगर जनता के बीच आपको जाना है तो। लेकिन चूंकि सवाल इसलिए खड़ा हो जाता है कि आपने उसके विपरीत ये कहा था कि हम एक आदर्श स्थापित करेंगे। मैंने देखा था कि जब पिछली बार वो मीडिया वालों पे झल्ला गए थे विधानसभा, हाँ, तो परिसर में मीडिया वालों को ही संबोधित करते हुए कह रहे थे कि मैं टीए नहीं लूंगा। अब देखिए, इस बात पर लोग मुझे ट्रोल कर देंगे, लेकिन जो उन्होंने कहा मैं वही बात कह रहा हूँ। मैं टीए नहीं लूंगा, मैं सरकारी सुविधा नहीं लूंगा, विधायकों को लाने के लिए बस होना चाहिए, इस तरह की तमाम चीजें उन्होंने कही थी। फिर उन्होंने कहा कि हमने टीए लेने के लिए एक गाड़ी खरीदा है, क्योंकि मेरे नाम से गाड़ी नहीं होगी तो टीए नहीं मिलेगा। उनकी गाड़ी खरीदने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो एकदम लैम्बोर्गिनी, पोर्शे, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू जो खरीदना है सब खरीदें, उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आपने कहा था कि एक आदर्श स्थापित करेंगे, हम सरकारी सुविधाओं का त्याग करेंगे, लेकिन जैसे ही आपको वो व्यवस्था मिली तो खुद को रोक नहीं पाए और विलासिता की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया। तो ये दिखाता है कि जो आइडियोलॉजिकल स्टेबिलिटी है, जो वैचारिक स्थायित्व है, वो नहीं है। मतलब विलासिता प्रभावित कर रहा है आपको। तो अगर इस बुनियाद पर देखें तो इन फ्यूचर जब बड़े अवसर आएंगे तो वहां भी फिसल सकते हैं। जिस तरीके से कई सारे आरोप लगाए उनकी पार्टी के नेताओं ने कि आंदोलन होता है तो उनका फोन आ जाता है कि आपको वहां नहीं जाना है, हमारी कंपनी वाले से बात हो गई है। तो इन सब चीजों को मुझे लगता है कि ध्यान रखना चाहिए, और जितना मतलब आप बोल रहे हैं उतना करेंगे तो आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। आप कुछ ज्यादा बोल देंगे और उसको नहीं कर पाएंगे तो आपकी विश्वसनीयता घटेगी, और फिर आप ये बात कहेंगे कि मेरे ऊपर ही सवाल उठाया जाता है और लोगों पर नहीं उठाया जाता है। बातचीत हो रही है अभी आप लोगों की? अब तो फिलहाल नहीं होती है। जन्मदिन की मैंने उनको शुभकामनाएं दी थी। देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि मतलब मतभेद है, मनभेद। हाँ, मनभेद नहीं है, और हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं कि दुश्मनी इतनी करो कि जब कभी हम फिर मिलें तो दोस्ती की गुंजाइश रहे। अच्छा, आखिरी सवाल लेते हैं। देखिए, सवाल तो कई हैं लेकिन अब समय कम है, इसलिए आपसे जाते जाते एक सवाल लेते हैं कि आप एक युवा हैं, झारखंड में युवाओं की स्थिति क्या देख रहे हैं, और खासतौर पर उस संस्था जो कि राज्य में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देता है, जेपीएससी, 7 महीनों से अध्यक्ष पद खाली है। तो एक युवा होने के नाते, क्योंकि आप आसू पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो किस तरीके की आप लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द अध्यक्ष पद नियुक्त हो और झारखंड में जो रुकी हुई परीक्षाएं हैं वो भी? 3 मोर्चे पर यहाँ के छात्र चले जा रहे हैं। पहला कि यहाँ की जो प्रतियोगी परीक्षाएं वो समय पर नहीं हो रही, उसका परिणाम समय पर नहीं निकल रहा है, और वो परीक्षा जो है पारदर्शी नहीं है। तो जेएसएससी सीजीएल में आपने देखा धांधली हो गई, पेपर लीक का मामला आया, परीक्षा स्थगित हुई। जेपीएससी में चेयरमैन नहीं है, नियुक्तियां नहीं हो रही है, बैकलॉग वैकेंसीज पूरी नहीं हुई। एक बड़ा जो फैक्टर मुझे लगता है इस पर ध्यान देना चाहिए, झारखंड के अंदर जो आउटसोर्सिंग एजेंसी आ रही है, जैसे किसी विभाग में 4 कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है। अब 4 कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए विभाग ने क्या किया कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एक वैकेंसी निकाल दिया और उसको उसने भर दिया। अब उसमें आरक्षण का रोस्टर पालन नहीं हुआ, उसमें किसी भी तरीके से रिजर्वेशन की पॉलिसी को फॉलो नहीं किया गया। अभी मैंने देखा कि जो 2,88,000 पद खाली थे, उसमें ये बात आंकड़ा आया कि लगभग झारखंड के 1 लाख 1.5 लाख पद गायब हो गए हैं सरकार के। ये पद कैसे गायब हो गए? मैंने जो एग्जांपल दिया कि कहीं पर विभाग में 5 कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत थी, सरकार ने उसको आउटसोर्सिंग से भर दिया, वो खत्म हो गई। इस तरीके से पद खत्म हो गया। दूसरी बात कि जो जेएसएससी से सीटों को भरा जाना था सीजीएल के माध्यम से, वो विवादित हो गई। 6ठी से 10वीं जेपीएससी एक साथ हुई, उसके बाद उसमें भी बड़ा विवाद हुआ। अब वहां पर जेपीएससी के चेयरमैन नहीं है। भैया, आप चेयरमैन नहीं बनाएंगे, परीक्षाओं को समय पर नहीं लेंगे, पारदर्शी तरीके से नहीं लेंगे, आपके पास बीडीओ, सीओ, अंचलाधिकारी जो हैं, आपके पास जो डीएसपी हैं, उन लोगों की जरूरत पड़ती है। अतिरिक्त प्रभार में आप सरकार को चला रहे होते हैं, तो अफसरों पर अलग तरीके का बोझ आता है। मैं देखता हूँ जिला में एक एक ऑफिसर पर 4-4 पदभार है, किसी को 2-2 ब्लॉक का प्रभार है। इस तरीके से चीजें डिलीवर नहीं कर पाएगा कोई भी सरकार। तो गवर्नेंस को अगर अपना 100% देना है तो उनको इन चीजों पर काम करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि तुरंत सरकार को जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति करनी चाहिए। जो नौजवान की भावना है, उन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और तुरंत इस पहलू पर काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे युवा नेता संजय कुमार मेहता, जिन्होंने तमाम मुद्दे पे अपनी बात कही है। मैं गौरी रानी, दृष्टि न्यूज के लिए रांची से।